बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करते हैं कुछ ऐसे अहम इवेंट्स की जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रूनुमा हुए इस हफ्ते के दौरान उन्हें खासी अहमियत भी हासिल रही। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त दुनिया में है वो कोरोना ही है और इससे दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने की बात। तो कोरोना जो वायरस है इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीनेशन का एक अमल शुरू हो चुका है और कोरोना के ही हवाले से अगर हम बात करते चलें तो इसकी वैक्सीनेशन दुनिया भर में भी हो रही है। अब अगर हम ख़ास तौर पर इस ज़मन में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी आलमी इदारा सेहत, उनकी अमलदारी का जिक्र करें और फिर चीन के किरदार का, तो यकीनन इंतहाई काबिल ज़िक्र किरदार है चाइना का वैक्सीनेशन के सिलसिले में। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जो कि कोरोना वबा से बचने के लिए इस वक्त अपने अपने ममालिक में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी ज़मन में आलमी इदारा सेहत ने अपने रुकन ममालिक से ये कहा है कि वो दुनिया भर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं दुनिया के, उनकी 10% आबादी को पहुँचाई जाने वाली वैक्सीनेशन की जो काविशें और कोशिशें हैं उनमें अपना मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करें। करीबन 194 से ज़ायद ममालिक मेंबर हैं इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका मानना यह है कि मुश्तरका काविशों से वैक्सीनेशन के जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना आसान हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने की कोशिश में जो रुकन ममालिक हैं उनका मज़ीद फ़ाल किरदार इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी तक 125 ममालिक और 7 ख़ित्तों को सिर्फ 72 मिलियन वैक्सीन की खुराकें पहुंचाई गई हैं। दूसरी तरफ हम चाइना का जिक्र करते चलें। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी को वबा से निमटने के लिए जो चीनी काविशें हैं उनके हवाले से भी आगाही दी और उन्होंने एक बार फिर इस अज़्म का इरादा किया कि जितना भी मुमकिन हो सकेगा चीन वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करने में या वैक्सीनेशन के हवाले से जो डोज़ है उसको दुनिया में प्रोवाइड करने के हवाले से अपना वादा पूरा करेगा। दूसरी तरफ चीन के डायरेक्टर नेशनल हेल्थ कमीशन ने लोगों की भलाई के लिए जो ये वैक्सीन है इसकी यकसा या मुसावी तकसीम को यकीनी बनाने के हवाले से ये जो ज़रूरत है उस पर जोर दिया है। और इसी के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो कोरोना का इस वक्त पूरी दुनिया पर कब्ज़ा है, इसकी दहशत तो अपनी जगह पर बरकरार है और इसकी मुतासरीन की जो तादाद है वो 16 करोड़ से ज़ायद होती दिखाई दे रही है। इस वक्त हमें तजावुज़ कर गई, इसमें आए दिन इजाफ़ा हो रहा है, जबकि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतें हैं उनमें भी एक बड़ा इजाफ़ा देखा गया है। उसकी वजह मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बरती जाने वाली लापरवाही है। इसी तरीके से अगर हम हाल ही में भारत में होने वाले एक ऐसे इवेंट का जिक्र करें कि जिसके नतीजे में, जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं, और उसमें एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसके बाद अचानक से भारत में जो है वो कोरोना फैला भी और इससे होने वाली अमवात दुनिया के लिए एक बहुत बड़े सबक का बायस बनी। लेकिन अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करते चलें तो उनका मानना यह है कि अब भी भारत ने जो अमवात एक्चुअली बताई हैं उससे कहीं ज़्यादा अमवात जो हैं वहाँ पर हुई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि भारत के अंदर जो कोरोना का फैलाव है और इससे होने वाली जो अमवात हैं उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। तो दुनिया भर में इस वक्त जो कोरोना है वो करोड़ों लोगों को अपनी लपेट में लिए हुए है, लेकिन भारत अब भी अपने झूठे मकरू चेहरे से हमें वापस आता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की काविशों के हवाले से आलमी सतह पर अपने किरदार पर भी और दीगर जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उनके हवाले से भी। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से जो कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हुआ, तबादला ख्याल किया गया और दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और जो इक़्तिसादी राब्ते हैं उन्हें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय ख़ारजा अमूर की कमेटी के हवाले से जो इजलास था उनका, उससे खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कानून तौहीन रिसालत पर यूरोपीय यूनियन की करारदाद से सख्त मायूसी हुई है। यूरोप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुमराह कुन भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस ले। अब देखना यह है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो जो है वो उस जानिब मबसूल करवा रहा है कि जहाँ भारत की तरफ से लिए जाने वाले इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं और इनके नतीजे में एक बड़े पैमाने पर मायूसी जो है वो लोगों में फैल रही है। उसके साथ साथ आलमी सतह पर जब हम बात करें तो यकीनन एक जो मसला है फ़लस्तीन का, उसका हल किया जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनके जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी हम बात करें। तो शाम की अगर बात करें तो शाम के जो सदारती इंतखाबात हैं या ईरान के जो इंतखाबात हैं वो लोगों की काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और ख़ास तौर पर शाम के सदारती इंतखाबात ने बशारुल असद के इंतखाब पर मग़रिब और अमरीका की तरफ से तनकीद के हवाले से शाम के हुक्मरान का कहना है कि
مغربی تنقید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ بشار الاسد کے جب چانسز انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو بہت زیادہ مضبوط دکھائی دی، یہ تنقید تبھی سے شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہم ایران کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے جو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ہیں منظور اور جو مسترد ہونے کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور عالمی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں۔ شام اور ایران میں جو ہے وہ انتخابی عمل قریب ہے، اور شام اور ایران کی جو اہمیت ہے اس وقت خطے میں اس سے بھی ہم واقف ہیں، اور دونوں ہی کی جانب سے آنے والے وقت میں خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے، مختلف جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے ایران کی، تو بھی امریکہ کی نگاہ ان پر جا کر بڑی سخت ہمیں ٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جب ہم جوہری توانائی کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو ایران نے اپنی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہے اس کو 1 ماہ کے لیے بڑھا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کانٹریکٹ اسی سال میں فروری میں 3 ماہ کے لیے کیا گیا تھا، جس میں 1 مہینے کی توسیع کی گئی ہے۔ کہ ایسے وقت بھی جب ویانا میں اس حوالے سے نہ صرف مذاکرات کیے جا رہے ہیں بلکہ اگر ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے سے متعلق ان مذاکرات کی بات کرتے چلیں تو بالواسطہ ہونے والے ان مذاکرات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس تنازع کو حل کرنا کافی حد تک مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام کی سرگرمیاں اور اس کی نگرانی اور اس کے حوالے سے ہونے والے جو بالواسطہ مذاکرات ہیں ان پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور کچھ ہم بات کر لیتے ہیں مالی میں ہونے والی جو فوجی بغاوت ہے، اس کے دوران صدر اور وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بغاوت ہے یہ 2 فوجی افسران کے عہدے تبدیل کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد پھر عوام کا بھی ایک بڑا شدید رد عمل سامنے آیا۔ مالی میں اکثر و بیشتر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں کے معاملات میں ہمیں عوامی جو رد عمل ہے وہ شدید دکھائی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کئی اقدامات لیے جاتے ہیں۔ فی الحال وہاں کے جو وزیر اعظم اور صدر ہیں وہ گرفتار ہیں، اور اس پر بھی جو اپڈیٹ سامنے آتی ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ نیپال کی جو حکومت ہے ان کے حوالے سے بھی آپ تک ایک خبر لے کر آتے ہیں۔ نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی جو دہشت ہے اس کے باوجود دنیا کی بلند ترین چوٹی پر کوہ پیمائی کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ ہم 2 ایسپیکٹس آپ کے سامنے اس وقت لے کر آئے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات کرتے چلیں تو اس سال میں خاص طور پر جب ہم علی ستپارہ کا تذکرہ کرتے ہیں، پاکستان کی پہچان، فخر ہے پاکستان کو ان پر، اور پھر ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ، دونوں ہی ایسی شخصیات رہی ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں اپنی جو ہے وہ جگہ بھی بنائی، نیوز کا وہ ایک حصہ رہے۔ علی ستپارہ اس قربانی کی وجہ سے کہ جو کہ وہ نہ صرف پاکستان کے لیے کر گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے، ماؤنٹ ایوریسٹ تک جانے والے مختلف ماؤنٹینئرز جو پاکستان کی مختلف چوٹیوں کو سر کرنے آتے ہیں، دنیا بھر سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوں گے۔ گو کہ عمومی طور پر جو مختلف چوٹیاں ہیں پاکستان کی ان کو موسم گرما میں سر کیا جاتا رہا ماضی میں، لیکن اب موسم سرما میں اس کو سر کرنے کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا اس کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں میں تحفظات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو اس کو ڈیرنگ ایڈونچر قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ درست قدم نہیں ہے۔ بہرحال جی، فروری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو علی ستپارہ ہیں انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند تو کیا، بہادری کی، شجاعت کی داستان رقم کی، لیکن یہ جہان فانی ہے اور یہاں سے ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے۔ ہر جو زندہ اور حیات چیز ہے اس نے بہرحال اس دنیا سے واپس لوٹنا ہے۔ علی ستپارہ بھی ہم سے بچھڑے اس ایڈونچر کے دوران، تاہم ان کا ایک کال بڑا مشہور رہا کہ میں اگر کبھی پہاڑوں میں بچھڑ گیا تو وہاں پر جگہ بنا کر رہ لوں گا اور واپس کبھی نہیں لوٹوں گا۔ یہی ہوا، تاہم ساجد ستپارہ جو ہیں انہوں نے اس پورے سلسلے میں ایک بڑی باقاعدہ جو ٹریل تھی اس کی وہ لوگوں تک پہنچائی بھی اور بڑی شجاعت کا مظاہرہ بھی کیا۔ کئی طرح کے انسیڈنٹ ہمیں پیش آتے ہیں، لیکن ماؤنٹینئرز وہ لوگ ہیں جو کہ چٹانوں سے بھی سخت سینہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بلند عزم اور حوصلے کی بنا پر ان چوٹیوں کو سر کر پاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم بات کر لیتے ہیں نیپال کی، جن کی ٹیم نے حال ہی میں پاکستان میں چوٹی جو ہے اس کو سر بھی کیا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ عالمی وبا کی دہشت کے باوجود دنیا کی بلند ترین چوٹی پر کوہ پیمائی کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ دوسری طرف ہم آسٹریا کی کمپنی کی بھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے اپنے کوہ پیما یہاں سے نکال لیے ہیں، کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ میں کورونا مریضوں کی تعداد ان کا کہنا یہ ہے کہ سینکڑوں میں ہو چکی ہے۔ تو اب یہ 2 مختلف ایسپیکٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ نیپال کے لوگوں نے، نیپال کے ماؤنٹینئرز نے یہ چوٹی جو ہے وہ سر بھی کی، وہاں تک پہنچے بھی۔ K2 کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو دنیا کی اگین خطرناک چوٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ اس کو لیسٹ جو ہے وہ خطرناک چوٹی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹس
किसी भी जगह पर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जी हम आपके साथ शामिल करते चलें, क्योंकि हम आलमी सतह पर होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र भी करें, चोटियों का तस्करा हो रहा है, पहाड़ों का तस्करा हो रहा है, तो पहाड़ों से ही एक बहुत अहम चीज़ जो अगर हम बात करते चलेंगे, एक बहुत अहम हादसा अक्सर हमें पेश आता हुआ दिखाई देता है, वो है उगलने वाला लावा। आतिशफ़शा जो लावा उगलते हैं उसके नतीजे में अक्सर चोटियाँ इसका शिकार होती हैं और गिरद और नवाह में रहने वाली आबादी भी इसका शिकार बनती है। इस बरस हाल ही में कॉन्गो में आतिशफ़शा से बहते लावे ने 31 जानों के चिराग जो हैं वो गुल कर दिए। 20,000 लोग हैं जो कि बेघर हुए हैं, जबकि 40 अफराद अभी तक लापता हैं। लावे की जद में आकर 3,000 घर हैं जो कि खाकसदर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यहाँ पर जो उनका इमदादी अमला था, काम कर रहा था, उसको महफूज जगह पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। ये मखसूस कुछ इलाके हैं जहाँ पर अक्सर व बेशतर हमें लावा जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता, आतिशफ़शां लावा उगलते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद में लोग इसके गिरदोनवा में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का जिक्र करते चलें, जहाँ पर ट्यूलिप के फूलों का एक खूबसूरत फेस्टिवल होता है। अगर हम नीदरलैंड का जिक्र करें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और उसी लेवल पर इसको सेंट पीटर्सबर्ग में या फिर रूस का जो ये एक एरिया है, ख़ासतौर पर किरोवे सेंट्रल पार्क, जहाँ पर इन फूलों की नुमाइश की जाती है। करीबन 2 लाख पौधे हैं मुख्तलिफ़ फूलों के जो वहाँ पर रखे जाते हैं। अगर इस पर बाकायदा तौर पर जो रिसर्च की गई है अब तक, उसके हवाले से बात करते चले तो कहा यह जा रहा है कि फूलों की 100 अक़साम हैं जो यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं, और 15 ऐसी हैं जिन्हें हम इंतहाई नायाब अक़साम करार देते हैं। सो ये फेस्टिवल भी जारी है इस वक्त, और दुनिया भर से लोग जो है वहाँ पर रुख करते हैं। इस बार कोरोना की वजह से ख़ुद रूस के अंदर के रहने वाले लोगों ने इसका रुख किया है, लेकिन ये खूबसूरत नुमाइश, खूबसूरत फूल जो हैं वो एक बार फिर लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम ज़िंदगी पर बात करें तो ज़िंदगी की अहमियत अपनी जगह बहरहाल बरकरार है, और उसको महफूज बनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कई तरह के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इस वक्त बात करें तो वो लोग जो कि बीमार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों को दुनिया भर में इन अफराद का इलाज करने के हवाले से नित नए तरीके दरियाफ़्त करने की कोशिश की जा रही है, उन पर काम किया जा रहा है, और ये तरीके कामयाब भी हो रहे हैं। उन्हीं में एक तरीका जो है वो म्यूज़िक थेरेपी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िक थेरेपी के तौर पर, और लोगों का इलाज उसके ज़रिए से किया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये आज का नहीं बल्कि दौर कदीम का एक तर्ज़ है, जिसको अपना कर लोगों की तकालीफ़ को दूर करने की काविशें और कोशिशें की जाती हैं। और इसी ट्रैक पे चलते हुए, इसी लाइन पर चलते हुए फ्रांस के एक अस्पताल ने अपने हस्पताल में जो मुहल्लिक अमराज का शिकार मरीज़ हैं उनको मुस्तकिल दर्द और तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए हफ्ते में एक दिन उन्हें वायलिन के सुरों से महसूस करने का फ़ैसला किया है, ताकि उनके जो दर्द हैं, उनकी जो तकालीफ़ हैं, जो उनके आलाम हैं, वो उनको भूल सकें और वो वायलिन के सुरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस जो हैं उनका भी ये मानना है कि मौसीकी कई दिमागी अमराज समेत इंसानी जिस्म की कई तकालीफ़ और जो आलाम हैं उनको दूर करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि कुछ देर के लिए लोग मौसीकी में खोकर अपनी तकालीफ़ भूल जाते हैं, और यही उनके इलाज की एक बेहतरीन थेरेपी के तौर पर सामने आता है। यही तरीक़ाकार इस वक्त फ्रांस के एक हस्पताल में भी अपनाया गया है, जहाँ पर लोग वायलिन के सुरों से महसूस होते हुए अपने दुख, अपने रंज, अपने आलाम भूल कर न सिर्फ ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसको बड़ी कामयाब थेरेपी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सो ये कुछ इस वीक की अहम खबरें थी जो हम आप तक लेकर आए, और इन खबरों के ज़रिए से लोगों ने जो है वो बड़े अहम जो है वो इक़दाम लिए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों की आपको फेस्टिवल का अहवाल हमने सुनाया, वहीं पर वहाँ की सियासी सूरत हाल से भी आपको आगाही दी। पाकिस्तान के हवाले से भी मज़ीद खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हमें ये मालूम हो कि इम्प्रूवमेंट हमें कहाँ करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।